friends, this is Suman Kaushik. Welcome to Magical Studies. Today we are discussing about operant conditioning. Operant conditioning और द क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की आज हम बात कर रहे हैं. क्रिया अनुबंधन जो सिद्धांत है वो उसको हम RS थ्योरी भी कहते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत था ये किसने दिया था. ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने. ये सिद्धांत स्किनर ने दिया था जो कि एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने इसको स्किनर थ्योरी भी बोला जाता है या आरएस थ्योरी. आरएस थ्योरी का मतलब है कि पहले एक पर्सन से रिस्पॉन्स करवाया जाता है और उसके बाद उसको स्टिमुलस दिया जाता है. दिस इज नोन एज आरएस मीन्स रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी. रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी को हम अनुक्रिया और उद्दीपन सिद्धांत भी बोल सकते हैं. अनुक्रिया और उद्दीपन सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं. इसके कई सारे नाम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. किसी भी नाम से आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है. तो इसीलिए हम यहाँ पे हम सारे नाम डिस्कस कर रहे हैं. इसका दूसरा नाम है ओपरेंट कंडीशनिंग की. हमने बात करी ओपरेंट कंडीशनिंग को. ओपरेंट ही क्यों कहते हैं? ओपरेंट का मतलब होता है एक्टिव. तो ओपरेंट कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं कि ओपरेंट का मतलब होता है एक्टिव. जब एक पर्सन या एक स्टूडेंट एक्टिव रह के रिस्पॉन्स देता है, एक्टिवली रिस्पॉन्स दे और उसको जब रीइंफोर्समेंट दिया जाए और उसके बाद और एक्टिव हो जाए और इस तरह से अपना रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवली करता रहे. यहाँ पे एक फॉर्मूला हम समझेंगे. दैट इज पहले एक पर्सन ने रिस्पॉन्स किया. रिस्पॉन्स करने के बाद हमने उसको जब उसने डिजायरेबल रिस्पॉन्स किया, डिजायरेबल रिस्पॉन्स हमें मिला, उसके बाद उसको रीएनफोर्स किया गया. रीएनफोर्समेंट के बाद उसमें और ज़्यादा एक्टिवनेस आ गई या उसने दोबारा रिस्पॉन्स किया. उसका रिस्पॉन्स जो है वो रिपीट हुआ. उसका रिपीट होना ही रेपिटेशन जो है वो दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हुआ कि रिस्पॉन्स वो पहले करता है, उसके बाद हम उसको रीइंफोर्स करते हैं. रीइंफोर्स मतलब पुनर्बलन. रीइंफोर्स मतलब पुनर्बलन. उसको जो है वो स्ट्रेंथन कर दिया. पुनर्बलन मीन्स उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया हमने, सुदृढ़ कर दिया. अब इस रीइंफोर्समेंट की वजह से उसने अपना जो काम था, रिस्पॉन्स जो थी, जो क्रिया जो थी वो दोबारा उसने रिपीट की और उसका जो रिस्पॉन्स जो है हमें बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला. तो ये जो कंडीशनिंग हुई दिस इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग. मीन्स इसमें जो है एक पर्सन जो है हमेशा एक्टिव रहा है. तो ऑपरेंट मीन्स एक्टिवनेस को शो करता है. दिस इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग. अभी कंडीशनिंग वर्ड भी यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना. कंडीशनिंग का मतलब होता है एडेप्टेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी यहाँ पे शो करती है अनुकूलता को. जैसे हम क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज के प्रति एडेप्टेबिलिटी, हम ये चाहते हैं कि ये जो लर्निंग है वो बच्चा सीख जाए, एडेप्टेबल हो जाए या सीख जाए. कंडीशनिंग इस तरह से हो जाए, लर्निंग हो जाए उसकी कि वो कोई भी काम सीख जाए. तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम भी इसको दिया गया है. तो हमने इसके दो नाम डिस्कस किए हैं. आरएस थ्योरी क्यों कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों कहा जाता है, और एक तीसरा नाम हम डिस्कस कर लेते हैं इसका कि कंटिंजेंसी ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी. रीइंफोर्समेंट को मैं आर ही लिख रही हूँ. रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्यों कहा जाता है? कंटिंजेंसी का मतलब है कि जब एक रिस्पॉन्स जो है, जब एक पर्सन का जो रिस्पॉन्स है वो रीइंफोर्समेंट पे उसकी पॉसिबिलिटी जो है, अगर रिस्पॉन्स की पॉसिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्स एक पर्सन करेगा उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करती है रीइंफोर्समेंट पे. जब उसको पुनर्बलित किया जाएगा, जब उसको कोई स्टिमुलस दिया जाएगा. देखो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट जो है, यहाँ पे हम स्टिमुलस भी लिख सकते हैं. ये जो रीइंफोर्समेंट हम देते हैं वो एक स्टिमुलस का काम कर रहा है और वो जैसे ही पर्सन को स्टिमुलस दिया जाता है वो एक्टिव हो जाता है और वो रिस्पॉन्स करने लगता है. तो इस तरह से हमने बात की है. पहले रिस्पॉन्स किया, फिर हमने उसको स्टिमुलस दिया और वो
दोबारा जो है वो रिस्पॉन्स करने लग गया। तब अब ये कॉन्टिंजेंसी क्यों बोला इसका? कॉन्टिंजेंसी मीन्स जब रिस्पॉन्स की जो पॉसिबिलिटी है वो रीएनफोर्समेंट पे डिपेंड करती है। कॉन्टिंजेंसी मीन्स पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी जो है अगर रिस्पॉन्स वो तब करेगा जब उसको रीइंफोर्समेंट किया जाएगा। मीन्स थोड़ी देर तो रिस्पॉन्स करेगा वो, उसके बाद रीइंफोर्समेंट के बाद दोबारा रिस्पॉन्स करने लग जाएगा। इसी वजह से इसको आर टाइप थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आर जो है वो मेन चीज बताई गई है कि इसमें जो है वो क्रिया जो है, अनुक्रिया जो है वो मेन है, और रीएनफोर्समेंट के हिसाब से रीएनफोर्स जब उसको किया जाता है तभी वो क्रिया करता है एक पर्सन। अब जो स्किनर ने, ये हमने जो डिफरेंट नाम डिस्कस किए हैं उसके साथ हम बात कर लेते हैं कि स्किनर की, कि स्किनर ने जो ये बॉक्स बनाया था उस बॉक्स से कैसे एक्सपेरिमेंट किया और अपने सिद्धांत को किस तरह से प्रूव किया उसने, कि कैसे उसने दिखाया कि रीइंफोर्समेंट जो है ज़रूरी है लर्निंग के लिए। तो अब हम बात करते हैं एक स्किनर बॉक्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये स्किनर बॉक्स जो है, ठीक है, ये स्किनर बॉक्स हमने बनाया और ये जो स्किनर बॉक्स है यहाँ पे उसने एक हंग्री चूहे को रख दिया। एक हंग्री चूहा जो था वो यहाँ पे उसने रखा और यहाँ पे एक लीवर और लगा दिया, यहाँ एक लीवर लगा दिया गया। जब ये इसका पैर जब लीवर पे पड़ेगा तब इसका जो फूड जो है मिल जाएगा इसको। ये स्किनर बॉक्स में इसने हंग्री चूहे को रखा, यहाँ इसने लीवर लगाया और ये था इसका स्किनर बॉक्स, स्किनर एस बॉक्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, और ये था इसको फूड। अब ये जो फूड था, देखो पहले चूहा जो है बहुत भूखा है तो इधर उधर कहीं घूमेगा, एक्टिव रहेगा जब तक अगर जब वो एक्टिवनेस में भूख के मारे जब वो एक्टिविटी कर रहा है, पहले उसको भूख लग रही है इस वजह से वो एक्टिविटी कर रहा है, और एक्टिविटी की वजह से उससे जो है अगर उसका पैर इस लीवर पे पड़ जाता है तो ये लीवर का पैर पड़ते ही इसको जो है यहाँ से फूड डिलीवर कर दिया जाता है, फूड इसको मिल जाता है, यहाँ से फूड रिसीव हो जाता है। अब ये जैसे इसको फूड रिसीव होगा ये तृप्त हो जाएगा, अपना खाना खा के तृप्त हो जाएगा, और उसके बाद ये है थोड़ी देर बाद फिर इसको जब भूख लगेगी तब ये फिर एक्टिव हो जाएगा और फिर घूमेगा, कहीं ना कहीं उसका पैर दोबारा लगेगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब भी जितनी भी इसको थोड़ी देर इसको लगेगी उसके बाद दोबारा इसका पैर इसका लीवर पे पड़ेगा, फिर इसको दोबारा खाना मिल जाएगा। इस तरह से जब ये कम से कम 4 से 5 बार ये क्रिया करेगा, 4 से 5 बार इतने टाइम्स रिपीट करने के बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा अंदाजा आने लग जाएगा कि इस साइड पे जाने से मेरे पैर पे कुछ लगता है और मुझे यहाँ खाना मिलता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी बार रिपीट होने के बाद, तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी घटती चली जा रही है, तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स की बात करेंगे हम, रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स की, कि किस हिसाब से हमें कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए ताकि जो लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो जाए। मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग कब होगी, हम उनके शेड्यूल्स की भी बात करेंगे। पर पहले हम बात कर लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट कितनी तरह के होता है। जो रीइंफोर्समेंट है वो 2 तरह का रीइंफोर्समेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में हम बात करते हैं फूड एंड वाटर की। जो पानी और खाना है वो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है, मतलब वो स्टिमुलस कर रहा है, हमें स्टिमुलेट कर देता है। खाने की बात करें, पानी की बात करें, तो जो हमारी जो प्राइमरी नेसेसिटीज हैं वो के बारे में बात करते हैं, तो ये प्राइमरी स्टिमुलस है या प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टिमुलस की, सेकेंडरी स्टिमुलस में आपका आ गया मनी, जो भी सोशल आपके नीड्स हैं, जैसे मनी आपको चाहिए, आपको प्रेज भी चाहिए, तारीफ भी कोई करे, आपको डिग्निटी अपनी एक स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो इन चीज़ों की अगर हम यहाँ पे मनी और प्रेस की बात कर लेते हैं, अगर हम मनी और प्रेस की बात करते हैं सेकेंडरी नीड्स हैं। तब अगर एक बच्चे से अगर हम बात करते हैं कि ये जो रीइंफोर्समेंट है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, देखो एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और पनिशमेंट।
ये अगर हम इनकी बात कर रहे हैं कि किस तरह का रीइंफोर्समेंट दिया जाए, 3 तरह की बात कर रहे हैं हम। अगर हम इन 3 तरह के रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो 2 तरह के हो गए, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं कि अगर हम ये कह दिया जाए एक पर्सन से, या उसको पता चल जाए कि इस तार को छूने से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इस तार को छूने से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, तो वो पर्सन उस काम को कभी नहीं करेगा, उस काम को छूने से अवॉइड करेगा। तो इसीलिए जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो क्रिया को होने से रोकती हैं, क्रिया को होने से रोकती हैं, इसीलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती हैं। और पनिशमेंट भी, पनिशमेंट जो है देखो, काम करने से, ये अगर हम पनिशमेंट दे देते हैं, जैसे बच्चे ने काम किया और उसको हमने डांट लगा दी या एक थप्पड़ ही मार दिया, तब क्या होगा, बच्चा जो है नेक्स्ट टाइम काम करने से डरेगा कि कहीं उससे गलत हो गया तो मुझे दोबारा थप्पड़ पड़ सकता है। तो वो हो सकता है उस काम को अवॉइड करने की कोशिश करे, वो काम करने बैठे ही ना। तो इसीलिए जो पनिशमेंट जो है वो भी जो है वो अवॉइड, मतलब विड्रॉ कर दे, काम को विड्रॉ करने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देती है। मीन्स अगर हम ये कह दें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अगर हमें लगे कुछ गलत होने वाला है, तब भी हम उस काम को विड्रॉ कर देते हैं, रिस्पॉन्स या हमारी जो क्रिया होती है वो विड्रॉ हो जाती है, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं हम उसको। अगर हम पता चले पनिशमेंट दी जा रही है, तभी भी हम सोचते हैं कि इस पनिशमेंट से बचने के लिए हम ये काम ही ना करें। ये एवर्सिव स्टिमुलाई की तरह काम करती है। एवर्सिव स्टिमुलाई मीन्स कि जो हमें काम करने से रोक देता है, इस तरह से ये काम करती है। तो अब आपको मैंने समझा दिया कि रीइंफोर्समेंट जो है वो कितने तरह का है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट 2 तरह का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो नेगेटिव और पनिशमेंट जो है वो एवर्सिव स्टिमुलाई की तरह काम करता है, उससे काम को विड्रॉ करने की भावना बढ़ जाती है, क्रिया जो है वो नहीं होगी, काम को विड्रॉ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो इसीलिए हमें नेगेटिव और ये पनिशमेंट का जो स्टिमुलाइज तरह की जो रीइंफोर्समेंट है वो कम यूज़ करनी चाहिए या यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए या इसी को यूज़ करना चाहिए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो आज हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कितनी तरह का होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है और कितनी तरह का, पॉजिटिव, नेगेटिव और पनिशमेंट 3 तरह का हमने बात करी है। स्किनर ने ये थ्योरी दी थी और इसकी एप्लीकेशन क्या है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। आपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो लीनियर प्रोग्रामिंग या ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए, लीनियर प्रोग्रामिंग या ब्रांच प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए, तो ये दोनों जो प्रोग्रामिंग है वो दी थी स्किनर ने, क्योंकि ये इसी की एप्लीकेशन है। ये जो दोनों प्रोग्रामिंग है वो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी पे ही बेस्ड है। इनका जो बेस है वो साइकोलॉजी है, ना कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांच प्रोग्रामिंग भी हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अब वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि जो रीइंफोर्समेंट के जो शेड्यूल हैं वो कौन कौन से हैं और सबसे मोस्ट इफेक्टिव शेड्यूल कौन सा है, मोस्ट इफेक्टिव शेड्यूल जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट टाइम हम ये बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।